नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले भारत और पाकिस्तान को लेकर बात करेंगे कि आखिर किस तरह से आपसी भाईचारे की मिसाल यहां पर एक बार फिर से कायम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर सवाल एक है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक तरफ वो बातचीत का दौर शुरू करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ से सीजफायर का वॉलेट भी होता है। अब समझौतों पर समझौते जो है वो देखे जा रहे हैं। जाहिर तौर पर अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान अपने भरोसे पर कायम रहता है और भारत के साथ जिस तरह से भाईचारा बनाने की कोशिश की जा रही है वो कब तक चलेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन सीधा रुख करेंगे इस वक्त सनम एजाज के पास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ पूरी अपडेट दे रहे हैं, किन किन बातों को लेकर समझौता यहां पर हुआ है और साथ ही कुछ ही दिनों के बाद पीएम जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जा चुके हैं, जिसके बाद आपने देखा था कि हालात को किस तरह से सुधारने की कोशिश हुई थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब पीएम वहां पर पहुंचते हैं तो क्या कुछ सुधार होंगे। चलिए चलते हैं सनम के पास। हमने साल 2019 साल 2020 में बहुत कुछ झेला, दुनिया भर ने झेला, हमने भी झेला। जम्मू कश्मीर में 2019 में सियासत का तूफान आया, 2020 में कोविड का तूफान आया और 2020 में कोविड के साथ साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी क्या, दूर दूर तक कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इस सारे के बीच में 2021 के आते आते बहुत कुछ बदला। कोविड का वैक्सीन आया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद भी आई। बेहतरी की उम्मीद फरवरी के महीने में आई और फरवरी के तीसरे हफ्ते में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर अचानक तनाव कम होने की खबर उस वक्त आई जब अचानक दो डीजीएमओज ने हॉटलाइन पे बात की, गोलीबारी रोकने की बात की और उसके बाद खबरें निकल के आना शुरू हुई। और खबरों में अब ये खबर भी आई है और ये विदेशी अखबारों से निकली खबर है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर ट्रैक 2 में बातचीत जारी है। और इस सारे के बीच में जहां पाकिस्तान ने एक खबर से की तरदीद भी की है और ये भी बताया है कि अजीत डोभाल से उनकी कोई मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन ज़राया से लेके मुबसरीन यही कहते हैं कि बात में कहीं दम है, बात निकलती हुई नजर आ रही है। और इसी बात में अब बात यह भी निकल के आ रही है कि पाकिस्तान में इस साल सार्क का इजलास भी होने जा रहा है जिसमें हिंदुस्तान भी हिस्सा लेगा। याद दिलाते चलें 5 साल पहले सार्क का इजलास जब पाकिस्तान में हुआ था तब हिंदुस्तान ने मुखालफत की थी और सार्क का इजलास पाकिस्तान में हो ही नहीं सका था। और अब की बार यह भी बताया जाता है कि जहां एक तरफ सार्क का इजलास होगा, हिंदुस्तान की तरफ से आला अधिकारी आला ओहदेदार उसमें हिस्सा भी लेंगे। वहीं ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि जिस तरह मुशर्रफ के बाद नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में अचानक नरेंद्र मोदी काबुल से सीधा पाकिस्तान पहुंचे थे, अब की बार भी कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है और किसी भी वक्त ये खबर निकल के आ सकती है कि मई के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं। पाकिस्तान का दौरा वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं और पाकिस्तान की बात लगातार यही है कि कश्मीर पे कोई बात होगी तो 370 पहला मुद्दा रहेगा। लेकिन इस सारे के बीच में सवालात बहुत से उठ रहे हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहीं इस मुफाहमत में पाकिस्तान कश्मीर करारा कशी तो अख्तियार नहीं कर रहा है। वहीं इस सारे के बीच में कहीं जीत या यूं कहें 2 कदम आगे जाने के बाद 1 कदम वापस पीछे अगर मोदी जी मुड़ते भी हैं तो आखिरकार पलड़ा उसी का बारह ही होगा। फिलहाल ये सभी अटकलियां हैं और इन्हीं अटकलियों के बीच में अंदाजे और बड़े बड़े अखबारों में बड़े इदारे भी इसमें छपते हैं। लेकिन साफ जाहिर है आने वाले दिनों की उम्मीद लेते हुए सब उम्मीद पे भरोसा रखे हुए हैं। तो चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर और शहर श्रीनगर के अंदर एक बार फिर से महंगाई को मद्देनजर रखते हुए लोग काफी तरीके से परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, अब यहां पर सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। आम जनता की कमर टूट गई है और काफी तरीके से लोग जो है वो परेशान भी दिख रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना था, इरफान फाजिल पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। सर मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, आम आदमी पे बहुत असर है। अगर मैं नवा बाज़ार से गाड़ी में चढ़ता था जहांगीर चौक तक तो मैं 6 रुपया पे करता था, लेकिन इस वक्त मुझे 8 रुपये देने पड़ते हैं। परसों मैंने ड्राइवर साहब को बोला कि आप क्यों 8 रुपये ले रहे हो, उन्हें बोला कि चढ़ गया है। मैंने उनको बोला अगर ऑफिशियल ऑर्डर्स आपके पास है दिखाओ, तो वो दिखाने से इनकार करते हैं, नहीं है पेपर में आ गया। यहाँ तक कि अभी ऑफिशियल ऑर्डर इशू नहीं हुए हैं तो वो किस तरह किराए लेते हैं। हम पे बहुत असर है, हर तरह हम पब्लिक की पिसा जा रहा है। बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि रिसेंटली जो है जब डीजल का प्राइस जो है हाइक हुआ और उसमें जाके अगर देखा जाए फिर जाके कहा गया कि इन की जो है रेट में प्राइस में 19% बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके हवाले से कोई ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट का जो तबका है, अगर फॉर एग्जांपल दरगाह से लेके लाल चौक तक आ जाते हैं तो वो खुद ही
अपनी मनमानी से बस फेयर ले लेते हैं। सुनने में आता था कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और आजकल के हालात भी 2021 में वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जबकि आजकल गैस के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, सब्जियों के दाम हो, सर चढ़ के बोल रहे हैं और जमीन स्तर पर मार्केट का भी हाल बेहाल है। लोगों के साथ साथ वेंडर्स का ये मानना है कि अब आने वाले दौर में अगर बात करें तो जिस तरीके से हालात हाजिरा आगे बढ़ रहा है तो कुछ वक्त दूर नहीं जबकि आज हम फिर से उसी गैस को बुला के मिट्टी के तेल का इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ फिर से अंगीठी जलाएंगे, जबकि बहुत पहले गाँव में जलाई जाती थी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सब्जियों के दाम आजकल, जी हाँ, प्याज को लेकर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि रोना हर किसी ने शुरू कर दिया है, जबकि प्याज के भी मामलात हैं। फिलहाल जमीनी स्तर पर महंगाई को लेकर आम जनता परेशान और आम जनता सरकार से यही कहती है, क्या यही ख्याल आप लोगों ने हमारे लिए रखा था, जबकि दावे जमीनी स्तर पर बड़े बड़े बुलंद किए थे। चलिए अब रुख करेंगे जिला बारामूला का, और बारामूला के अंदर भी जो प्रशासनिक यहाँ पर दफ्तर हैं वो भी खोल दिए गए हैं और साथ ही साथ स्कूलों को भी खोल दिया गया है। लेकिन किस तरह से पूरा काम वहां पर चल रहा है जिले के अंदर, आज नए डीसी ने भी वहां ज्वाइन किया है, लेकिन देखना बहुत जरूरी है कि आखिर सूरत हाल बारामूला के अंदर क्या कुछ चल रहे हैं, किस तरह से एसओपीज का पालन वहां पर हो रहा है। इरशाद भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, इसके साथ साथ रफियाबाद या उड़ी की बात करें, यहाँ पे जो निजी स्कूल के साथ साथ जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो आज से ही शुरू हुए हैं और लगातार जो है इस वक्त बच्चे स्कूल आ रहे हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 साल के बाद जो है इस वक्त स्कूली बच्चे स्कूल आ रहे हैं। अगर स्कूल इंतज़ामिया की बात करें, यहाँ पे जो SOP दिया गया है, जो गाइडलाइंस दिया गया है, उस पर जो है स्टूडेंट्स को अमल करना चाहिए। सैनिटाइज के साथ साथ जो मास्कस है उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा और इसके साथ साथ देखा जाए सोशल डिस्टेंस का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आधे जो बच्चे हैं उनकी तरफ से यही शिकायत है क्योंकि हमें जो है स्कूल इदारे ने स्कूल से जो है बाहर निकाला है, क्योंकि इनके पास जो है कंसेंट लेटर नहीं थी। बल्कि मैं आपको बताते चलूँ, इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या मुश्किलात हैं। जी, आप बच्चा अपना नाम बताओ। मोहम्मद शासिफ जी, मेरा तो आपके पास कंसेंट लेटर नहीं थी, आपको आपने नहीं लाई थी वो? नहीं, आज नहीं लाई थी हमने। अच्छा अच्छा, तो स्कूल वालों ने क्या कहा जब आपने एंट्री की? तो स्कूल वालों ने क्या कहा? उन्होंने यही बोला कि आप कंसेंट लेटर के बगैर अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे बच्चे हैं। यहाँ पे इनको जो है स्कूल में इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि इनका ये भी कहना है कि हमें जो है ये नहीं कहा गया कि आप कंसेंट लेटर लाओ। हम लाते मगर हमें नहीं कहा गया था। उसके साथ ही रुख करेंगे जिला बड़गाम का, और बड़गाम के अंदर हमारी सुरक्षा बल लगातार सामाजिक गतिविधियों में भी अपना भाग देते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि सिर्फ हमारी आर्मी और हमारे सुरक्षा बल सरहदों पर ही नहीं ड्यूटी दे रहे हैं, वो सामाजिक गतिविधियों में भी अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। आज बड़गाम के अंदर क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया था वो देख लीजिए। बडगाम में 53 RR की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिस प्रोग्राम का नाम था ये ज़मीन पे थे। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट बडगाम के मुख्तलिफ स्कूल से आए हुए बच्चों को आज वहाँ पर एक डेमो दिखाया गया, जिसमें कि प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, मरकरी हो, अर्थ हो, पूरा एक डेमो दिखाया गया। कहीं ना कहीं बच्चों में इस तरह के प्रोग्राम कराने से जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है और बच्चों का भी ये कहना है कि हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, आज जब उनमें प्रैक्टिकली देखा तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज देखने को मिली। यानी कहीं ना कहीं बच्चों का ये कहना है कि इस तरह की प्रोग्राम्स अगर स्कूलों में मुनक़द की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को जो है फ़ायदा मिल सकता है एजुकेशन में काफ़ी, क्योंकि जो बच्चे खाली किताबों में देखते थे अब प्रैक्टिकली जब ऐसी चीज़ों को देखेंगे उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन में फ़ायदा मिलेगा। ये बच्चों का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम एजुकेशन चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो बडगाम है उनकी तरफ से होने चाहिए, ताकि बच्चों को जो है दिन ब दिन जो है नॉलेज ज़्यादा मिले और बच्चे भी काफ़ी खुश दिखे ऐसे प्रोग्राम। आर्मी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम आर्मी जो किए हैं ऐसे भी होने चाहिए और भी होने चाहिए, ताकि बच्चों को और ज़्यादा नॉलेज मिल सके। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं। और राजौरी के अंदर अतिक्रमण को हटाने की काफी तरीके से बात तो चल ही रही थी, लेकिन डीसी जब से वहां पर पहुंचे हैं, जब से उन्होंने अपना पदभार संभाला है, उसके बाद एक एक करके अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि माइनिंग पर भी शिकंजा कसने की कोशिश यहां पर हो रही है। लेकिन आज जो बड़ा मामला देखने को मिला है, देर रात को ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता का घर खाली करा दिया गया है और पूरी तरह से वहां पर इस बिल्डिंग को खाली करने की कोशिश की गई है। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जितने भी राजनीतिक नेता हैं अब उनकी भी बिल्डिंग्स को खाली कराया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं जमशेद मलिक, देखिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं,
आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं या पंचायत घर हैं, उनकी ये शिकायत जो है वक्तन फ़वक्तन मुझे आई कि लोगों ने अनऑथराइज तरीके से उनको ऑक्युपाई किया है और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो है वो सफ़र कर रही है। स्कूल के बच्चे बाहर पढ़ते हैं लेकिन स्कूल पर लोगों ने कब्ज़ा किया है। आंगनवाड़ी के बच्चे जो हैं वो बाहर लॉन में पढ़ते हैं और आंगनवाड़ी सेंटर पे कब्ज़ा किया है। इसी तरीके से एक दो जगह आपके ये हेल्थ सेंटर्स थे जो ठेकेदार ने जिसने कंस्ट्रक्ट किया उसने अपना ही कब्ज़ा उस पर जमाया था। तो हमने जब से यहाँ चार्ज संभाला है, आज 40 दिन हो गए, इसके अंदर हमने 17-18 बिल्डिंग्स जो हैं वो खाली करवाई हैं और रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को हैंड ओवर कर दी हैं। हमारा यहाँ रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स जो एडम ब्लॉक है, इसके अंदर भी कुछ इनपुट्स आए थे जिसमें अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ने मेहनत करके 4 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स अभी तक खाली किए और अपनी पोजीशन में लिए हैं। ये जो बोनाफाइड लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, ये उनको दिए जाएंगे ताकि गवर्नमेंट की वर्किंग जो है वो एफिशिएंसी जो है वो बढ़े। मुलाजम क्वार्टर्स के ऊपर इसलिए दिया जाता है ताकि वो टाइम पे दफ्तर आ सके और कभी लेट भी जाए तो अपने रेजिडेंस पे आसानी से पहुंच पाए। इसी तरीके से एक और क्वार्टर था जो कल इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का था, वो भी 14-15 साल के बाद खाली हुआ है। हमारे चेयरमैन डीडीसी और वीसी साहब जो हैं डीडीसी के अभी एंटाइटल्ड हैं, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि इनको भी ऑफिस और रेजिडेंसेस देने हैं। जिला इंतजामिया राजौरी की सरकारी इमारतों को खाली करवाने का सिलसिला लगातार ही जारी है, जहां पिछले 6 हफ्तों में ज़िला इंतज़ामिया ने 18 बिल्डिंगें सरकारी जो खाली कराई, मगर बड़ी खबर देर रात को उस वक्त सामने आई जब ज़िला इंतज़ामिया ने साबका नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए मोहम्मद असलम खान का क्वार्टर भी देर रात को पूरी तरह खाली करवाया। और इस वक्त देख सकते होंगे आप यहाँ जिस महकमा की ये बिल्डिंग है, महकमा इरीगेशन की, महकमा के मुलाजम इस वक्त यहाँ पूरी तरह काम करते आपको नज़र आ रहे होंगे, साफ़ सफाई करते नज़र आ गए, क्योंकि 14 साल बाद ये बिल्डिंग जो इंतज़ामिया ने खाली कराई जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबका एमएलए थे। हालांकि साबका एमएलए की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक पार्टी के लोगों को तंग किया जा रहा है, मगर कोई भी नोटिस दिए बगैर देर रात को उनकी फैमिली को यहां से निकाला गया। मगर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पिछले 6 हफ्ते में इस वक्त तक 14 से 18 इमारतें जो सरकारी खाली करवा ली गई हैं, जिनमें कई स्कूलों की बिल्डिंगें थी और कई पंचायत घर भी थे। और ये मुहिम पिछले 6 हफ्ते से लगातार देखने को मिल रही है। और देर रात को ज़िला इंतज़ामिया ने एक्स एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के असलम खान से क्वार्टर भी खाली करवाया, जो 14 साल बाद जिसको ज़िला इंतज़ामिया ने खाली करवाया। चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और डोडा से एक वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ सूरत हाल जिला डोडा के अंदर चल रहे हैं, वो भी देख लीजिए। डोडा के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से IHIP ट्रेनिंग दी जा रही है और अलग अलग लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ लोग हैं, इनसे पूरी जानकारी हम लेते हैं किन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसका फ़ायदा है क्या। सर, आपका नाम? मेरा नाम उमर नायत है, मैं एपिडेमोलॉजिस्ट हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट जो आप ट्रेनिंग यहाँ पे दे रहे हैं, आज किन लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसका फ़ायदा क्या है? ये जो ट्रेनिंग हम आज दे रहे हैं IHIP की ट्रेनिंग है, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म नाम है इसका। ये IDSP की ही एक पार्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लेटफार्म खोला है। वो प्लेटफार्म जो है वो उससे ये एक यूनिवर्सल प्लेटफार्म है जिसमें आगे जाके सारे प्रोग्राम्स आएंगे। तो सारे प्रोग्राम इसमें इंक्लूड होंगे, दूसरे जैसे मेंटल हेल्थ भी है, HMIs भी है और NCD भी है, वो सारे इसमें इंक्लूड हो गए। पहले इन्होंने स्टार्ट किया है IDSP और मलेरिया से, जिसमें IDSP में जो मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करना, जो सर्विलेंस होती है हमारी डिजीज सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करना, अर्ली आउटब्रेक को डिटेक्ट करना। जानना चाहूँगा, हमारी हिली एरिया जो है काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं उनको लास्ट पता चलता है इस तरह की बीमारी है हमें, तो उनको किस तरह का मैसेज आप देते हैं? मैं बोल सकता हूँ कि इसमें जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे 33 पहले 22 डिजीज थी इसमें, अब इस साल उन्हें 30 प्लस किए, जिसमें कोविड भी इसमें आ गया है। कोविड पहले भी IDSP में था, अब कोविड आ गया है, निपा आ गया है, इबोला आ गया है, नई नई डिजीज जो दुनिया में फैल रही है वो इसमें इंक्लूड की है। और ये जो है वो सब सेंटर लेवल पे हमने इस प्लेटफार्म को लाना है और ये 1 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री से लॉन्च हो रहा है। कोई कैंप वगैरह भी करवाएंगे आप?
नहीं, कैंप इसमें पहले हमने ट्रेनिंग कराई है, मेडिकल अफसर्स की कराई है, एएनएम्स की कराई है, उसके बाद लैब असिस्टेंट्स की करा रहे हैं, आशाज की है। उनको जो आशाज के इसलिए कराएंगे, वो मोबिलाइज करे कम्युनिटी को, वो अवेयर करे लोगों को कि ये ऐसा प्रोग्राम आया है, इसमें ये एक्टिविटीज़ हो रही है। वैसे लैब असिस्टेंट को इसलिए कर रहे हैं कि वो लैब असिस्टेंट काम इसमें करें। चलिए, पूरी जानकारी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग दे रहे थे। साफ तौर पर सुना आपने किस तरह की ट्रेनिंग है और किन किन लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है और किस तरह से बीमारी से बचना है। आप उसके साथ ही अब रुक करेंगे जिला कठुआ का और अब सरबजीत क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देख लीजिए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के सदस्य जो हैं पिछले आज 2 दिन से हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि कठुआ के सफाई कर्मचारी हड़ताल की होने की वजह से शहर में हर ओर गंदगी का आलम है, जगह जगह जो है गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। क्या डिमांड्स हैं कि इन डिमांड्स को लेकर ये सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, उनसे जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जी सर, आपका नाम और बताएंगे क्यों आप हड़ताल पर बैठे हुए हैं? सर, मेरा नाम विलियम, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट सफाई कर्मचारी यूनियन। हमारा हड़ताल पर बैठने का मकसद यही है कि सर, जो हमारे सफाई कर्मचारी पिछले 7 साल, 10 साल और 15 सालों से यानी अपनी सेवाएं निरंतर सफाई कर्मचारी के रूप में दे रहे हैं, उनको रेगुलाइज किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए। और जो हमारा जो यूटी का मिनिमम वेजेस एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान के अदर यूटीज़ में है। और हमारे SRO 43 के केसेस हैं, हमारे सफाई कर्मचारी जिनकी डेथ हो चुकी है ड्यूटी के दौरान, आगे उनके बच्चों को उनकी नौकरियां यानी जल्दी से जल्दी दी जाएं। तो जिस प्रकार से आप हड़ताल पर हैं, दूसरा दिन है हड़ताल को और शहर में जो है गंदगी का अंबार लग गया है, तो क्या डिमांड्स पर अड़े रहेंगे? क्या इसी तरह हड़ताल जारी रहेगी अगर सरकार आपकी डिमांड नहीं मानती है तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा यानी इस बार हम सभी सफाई कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। यहाँ तो हक लेकर उठाएंगे या यहीं हम धरना प्रदर्शन यहीं पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यानी इसको हम ऐसे नहीं उठाएंगे सर, क्योंकि बार बार हड़ताल करना हमें भी अच्छा नहीं लगता है। ये शहर हमारा अपना घर है, इसको गंदा करने का हमें कोई शौक नहीं है, क्योंकि बाद में इसको हमने ही साफ़ करना है, अब बाहर से कोई इसको साफ़ करने के लिए नहीं आएगा सर। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि ये जो सफाई एसोसिएशन के सदस्य हैं, जो मजदूर संघ के सदस्य हैं, इनका लगातार यहाँ पर हड़ताल का दूसरा दिन है और शहर में अगर बात करें तो जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। इन लोगों का कहना है कि जितनी देर तक इनकी डिमांड्स जो हैं, जो इनकी जायज़ डिमांड है, ये सरकार नहीं मानती है, तब तक इनका हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। शुरू हो सकता है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और सीनियर लीडरान की जो विरासती सियासत है उसमें तब्दीली आएगी? क्या अपनी पार्टी का किला बनते बनते रह गया? क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सोच जो है वो अवाम तक पहुंच रही है? इन सभी बातों का खुलासा चंद मिनटों में आप तक करेंगे। जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के खात्मे के बाद रीजनल पार्टीज को मरकज ने नजरअंदाज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और दीगर पार्टियों को खाते में न लाते हुए मरकज ने कई अहम फैसले किए। लेकिन उसके बाद 35 से 370 के बाद सियासी परेशानियों के बादल हट गए और महबूबा मुफ्ती बाज़ाब्ता तौर पर अवामी राब्ता मुहिम के तहत अवाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नक्शे कदमों पर गहराई से सोचते हुए अपनी पार्टी के लीडरान भी मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रहे हैं और अपनी पार्टी का फलसफा और नजरिया पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खामोश अगर है वो तो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी किसी बड़े जलसे में अभी तक नजर नहीं आई, लेकिन नवाज सुबह के अंदर आज भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ विंग और ब्लॉक सदूर के साथ अहम गुफ्तशनीद की। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो अभी तक पब्लिक रीच आउट प्रोग्राम में नजर नहीं आ रहे, क्या आइंदा कुछ दिनों में वो भी कोशिश करेंगे या अभी चुनावी माहौल कोसों दूर है? उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा था मोदी को फिलाकर हटाना 24 तक मुमकिन नहीं लग रहा है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 24 तक अपने स्टार कैंपेनर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को अपने ही घरों में बैठने को तरजीह देंगे या अवाम के बीच में जाएंगी? गुलाम नबी आजाद के दौरे के बाद जिस तरह से जम्मू में आज रिएक्शन देखने को मिला, ऐसा वाकई लग रहा है कि कांग्रेस का जो स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड अभी जम्मू कश्मीर में है और कांग्रेस वही कांग्रेस जो गांधी खानदान से शुरू होता है और कांग्रेस को बाईपास करके विद इन कांग्रेस कोई नई पार्टी या नई राहें तलाश करना इतना आसान नहीं होगा। जम्मू वासियों ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी भले ही मेजॉरिटी में हो, ट्रेजरी बेंच पे हो, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का खीमा अभी बचा हुआ है। इधर जराये के हवाले से खबर है कि पार्टी के प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर को फौरी तौर पर दिल्ली तलब किया गया, जहां पर आज शाम उनकी मुलाकात तय है। हालांकि जब हमने इस ज़िम्न में पार्टी के आला ओहदेदारों से राब्ता कायम करना चाहा तो उन्होंने कहा कि तिब्बी जांच के लिए गुलाम अहमद मीर नई दिल्ली रवाना हुए। तिब्बी जांच अपनी जगह, लेकिन सियासी जांच भी बहुत लाजमी है। देखने वाली बात होगी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अपने चंद लीडरान के हमरा
गांव शहर का दौरा शुरू किया है और 18 मार्च को श्रीनगर में एक बड़ा कन्वेंशन होगा जो पार्टी दफ्तर के अकब में होगा। देखने वाली बात होगी पार्टी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खासकर शहरी श्रीनगर के किस तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद के रोल मॉडल और उसके बाद महबूबा मुफ्ती की सियासी इनिंग को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक बराबर विजुअल्स ड्रोन के हवाले से अब ट्रैफिक निज़ाम में और भी सुधार के लिए अब ड्रोन का इंतजाम की गई है लद्दाख पुलिस द्वारा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसपी ट्रैफिक हमारे साथ जुड़ेंगे, रफ़ीक साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे और भी हम ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे ड्रोन के हवाले से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक होगी क्योंकि कारगिल जो है काफ़ी कंजस्टेड, अगर ट्रैफिक के हवाले से अगर हम देखा जाए बनिस्बत लेह, तो लद्दाख पुलिस ने और एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव ली है कि अब ड्रोन के हवाले से मॉनिटरिंग होगा ट्रैफिक को। और आप क्या एलाबोरेट करेंगे सर इससे? जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ट्रैफिक कंजेशन करगिल टाउन में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जो है इशू हमारे पुलिस हेडक्वार्टर के सामने बहुत देर से है और रिसेंटली इस पे हमारे जो पुलिस के चीफ है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख, उन्होंने ट्रैफिक इंजीनियर्स जो हैं वो बाहर से हमने हायर किए हैं, बुलाए हैं, तो जिन्होंने पहले लेह टाउन का स्टडी किया, उसके बाद जो टॉप प्रायोरिटी थी वो करगिल टाउन के लिए है। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे जो है हमारे रोड सेफ्टी इंजीनियर जो हैं ये यहाँ के ट्रैफिक निज़ाम को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे जो बोटलनेक्स हैं, यहाँ के जो कंजेशन पॉइंट्स हैं, यहाँ के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, इनकी स्टडी हो रही है। सरकारी स्कूलों में जहां पे हम देखते हैं, बिल्कुल अगर उन सरकारी स्कूलों की बात करें जिनका रिजल्ट तो यहां पे 0 निकला है, मगर वहीं पे उन सरकारी स्कूलों की यहाँ बात करें जिनका यहां पे बहुत सारा अच्छा रिजल्ट निकला है। गर्ल स्कूल, हाई स्कूल पटन में इस वक्त हम मौजूद है जहां पे 22 डिस्टिंक्शन इस वक्त इस स्कूल ने अचीव की है। इनके बच्चों से यहाँ पे बात करेंगे, इनसे मजीद जानेंगे। जी बेटा, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हिना रशीद है। आपने कितने मार्क्स लिए हैं? 450 जी। हाल फिलहाल मतलब इस टाइम मैं बहुत फील प्राउड कर रही हूँ अपने आप पर। जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने हमारे पे बहुत मेहनत की है। जब तक टीचर्स मेहनत करवाते नहीं है तब तक बच्चे करते नहीं है। और रही बात हमारे घर में मतलब फादर्स मदर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। हमने सेल्फ स्टडी भी की है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे थे। फिर हमने सर को बोला कि 2G नेट चल रहा है, इस वजह से ऑनलाइन क्लास ये डिस्कनेक्ट होता है। बात करें यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की, हेडमास्टर है इस स्कूल का हमारे साथ, इनसे भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। जी हेडमास्टर साहब, आपको पहले मुबारक गुलिस्तान की तरफ से कि आपने इतना अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आपने अचीव किया है, क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं। हमारा रिजल्ट जो निकला है वो 90% निकला है। 22 लड़कियों ने यहाँ पे डिस्टिंक्शन लाए हैं। उसके हकदार हमारे टीचर साहिबान हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। इन्होंने इतनी मेहनत की कि आप देखिए इसका रिजल्ट आपके सामने आया। तो बिल्कुल आपने यहाँ पे देखा कि सरकारी स्कूल खाली वही सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ पे तो 0 रिजल्ट आपने देखा। यहाँ पे कुछ ऐसे भी सरकारी स्कूल है जहाँ पे अच्छी तालीम देकर इन बच्चों का आपने देखा कि यहाँ पे 22 डिस्टिंक्शन इस स्कूल ने यहाँ पे हासिल की है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि सरकारी स्कूल भी कहीं से कम नहीं। जिस तरह से उधमपुर शहर में चोरियों की वारदातें दिन दिन बढ़ती जा रही थीं, उसी को लेकर आज उधमपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उधमपुर पुलिस ने 8 स्कूटियां जो हैं वो चोरों से बरामद की हैं। उधमपुर पुलिस की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से दिन प्रतिदिन जो चोरियों का सिलसिला था वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब उससे कहीं ना कहीं जो है आज उसका नेक्सस जो है उसे तोड़ा गया है। पुलिस ने इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस समय हमारे साथ SSP उधमपुर शरगुन शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि कितनी बड़ी उपलब्धि है और किन लोगों को पकड़ा गया है। मैडम, सबसे पहले उधमपुर पुलिस ने जो ये कामयाबी हासिल की है वाकई में जो काबिल तारीफ़ है। कितने लोगों को पकड़ा गया मैम और कितना बड़ा ये गैंग है? जी, ये गैंग कितना बड़ा है इसके बारे में अभी हम कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज अभी हम इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं किया। अभी तो हमने सिर्फ कुछ रिकवरीज की हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। प्राइमरीली हमारा जो एक अक्यूज्ड है बशीर अहमद है, बट वी आर फर्दर गोइंग टू कीप इन्वेस्टिगेटिंग कि इसमें और कितने लोगों की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस हद तक की इन्वॉल्वमेंट है। मैडम, सबसे बड़ी बात है कि उधमपुर शहर में भी जो अगर ड्रग्स को लेकर देखा जाए तो खासकर जो हमारे युवा हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ड्रग्स का भी कनेक्शन हो सकता है? कहीं ना कहीं जो आज के बच्चे हैं वो पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं और इन चीज़ों को अंजाम देते हैं।
जी, जो भी सोशल क्राइम है उनके इंटरलिंकेजेस तो हमेशा पाए जाते हैं। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि जो चोरी करने वाला है उसका ड्रग से कोई लेना देना नहीं है, या जो ड्रग्स लेते हैं वो चोरी कहीं नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी सोशल क्राइम्स हैं इनके टेंजेंशियल डायनामिक्स हमेशा इंटरकनेक्टेड होते हैं। उधमपुर के जो हॉटस्पॉट्स की बात करूँगा, वहाँ पे पुलिस की हमने भी देखा है कि बहुत कम गश्त है। खासकर अगर मैं रात की बात करूँ तो वहाँ पर अब पुलिस किस तरह से एस्टेब्लिश करने जा रही है और ज़्यादा मैन पावर बढ़ाने की अगर बात की जाए तो? नहीं, देखिए, आई कैन दिस इज़ वेयर आई डिफर व्हेन यू से कि बहुत कम गश्त है। जो भी हमारे हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत इंक्रीज पेट्रोलिंग हो गई है। कहीं कहीं पे हमने मोबाइल जो व्हीकल्स है वहाँ पे रखे हैं, दे कीप पेट्रोलिंग अराउंड दैट एरिया, एंड दैट इज़ वाई इसमें कुछ ना कुछ तो कमी आई है। एंड ये एक ऑनगोइंग थिंग है कि जहाँ ये हॉटस्पॉट्स कभी शिफ्ट कर जाते हैं, आज एक्स प्लेस पे हैं, कल वाई प्लेस पे हैं, तो इट इज़ लाइक अ कॉन्टिन्यूस थिंग वेयर वी ऑल्सो कीप चेंजिंग अ स्ट्रैटेजी एंड दे ऑल्सो कीप चेंजिंग द स्ट्रैटेजी। एंड जो इजाफा इन पेट्रोलिंग पार्टीज़ है वो डेफिनेटली पिछले करीबन 3-4 महीने में बहुत सारी हमारी एडिशनल पेट्रोलिंग पार्टीज जो नाइट डोमिनेशन के लिए निकलती हैं वो हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन में ये रहेगा कि आज के जो बच्चे हैं, खासकर उधमपुर की बात करूं, अच्छी फैमिली से जो हैं वो भी कहीं ना कहीं ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि पेरेंट्स का भी दायित्व बनता है कि वे अपने बच्चों का ख्याल रखें। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो सामने बात भी नहीं करते, पुलिस से डरते हैं कि हम सोसाइटी में बदनाम हो जाएंगे या पुलिस में हमारा केस चला जाएगा। उनके लिए क्या एक मैसेज है? देखिए, हमारा पेरेंट्स से हमेशा ये रहा है, जितने भी हमने अपनी पब्लिक मीटिंग्स करते हैं उसमें पेरेंट्स को हम स्पेसिफिकली टारगेट करके ये रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं दैट इफ़ यू सी एनी बिहेवियरल चेंजेस इन योर चाइल्ड दैट इज़ अनएक्सप्लेनेबल। इस तरीके का कोई भी उनका व्यवहारिक चेंज आता है जो नॉर्मल रूटीन में आपको ठीक नहीं लगता है, तो उसको आप टेक इट एज अ वार्निंग साइन, स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर चाइल्ड। कम्युनिकेशन चैनल्स अपने बच्चों के साथ आप ना टूटने दीजिए। ये थी हमारे साथ एसएसपी उधमपुर शरगुन शुक्ला जी। इनका कहना है कि जिस तरह से आज इनको पुलिस को ये कामयाबी मिली है और जिस तरह से 8 जो स्कूटियाँ बरामद की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ड्रग्स की बात की जाए तो वो भी एक वजह है। लेकिन फिलहाल जो उधमपुर पुलिस ने 8 जो स्कूटियाँ बरामद की हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। चलिए, तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कई अहम मुद्दों को लेकर समझौता तो हुआ है, लेकिन ये समझौता कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। और उसके साथ ही महंगाई का दौर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। काफी तरीके से जनता जो है वो परेशान है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो दावे और वादे उनकी तरफ से किए गए थे वो यहाँ पर फिसड़ी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब महंगाई की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और उसकी तरफ ही अगर हम थोड़ा सा यहाँ नजर घुमाने की कोशिश करें तो जिला राजौरी के अंदर आज आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पर किस तरह से गाज जो है वो गिरी है, क्योंकि उन्हें उनका जो घर है वो खाली करना पड़ा है और जाहिर तौर पर अतिक्रमण को भी हटाने की वहां कोशिश की जा रही है। लगातार प्रशासन जो है वो नकेली लोगों की कसता हुआ नजर आ रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।